नमस्कार दर्शकों, सबकी बात के इस एपिसोड में आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ और कद्दावर नेता एनपी प्रजापति जी हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। मुक्ता जी, आपका स्वागत। जी, देखिए, आप पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के इस वक्त अगर हम कहें तो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। काफ़ी सारी अहम जिम्मेदारी भी आपके कंधों पे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव है, आप जबलपुर संभाग जो है पूरा आपके हाथ में है, आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हैं। कैसे देख रहे हैं इस समय पूरे सिचुएशन को? देखिए, आज से लगभग 8 महीने या साल भर पहले एक प्रतिध्वनि आई थी कि पंचायत चुनाव हो सकते हैं। विधानसभा में संशोधन भी हुए थे। उसी तारतम्य में आदरणीय कमलनाथ जी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सभी जगह पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए थे, सभी जगह प्रभारी नियुक्त हो गए थे, सभी जगह के अध्यक्षों के माध्यम से एक समन्वय समिति बना दी थी जो पंचायतों के चुनाव को देखेगी। तदनुसार जो तैयारी थी, इतने कम शॉर्ट नोटिस पे, यानी बहुत कम समय मिला। इतना कम समय जिसमें हजारों हजार फॉर्म पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों को भरना था, और उसमें भी इतवार की छुट्टी। यानी बड़ा ही पेचीदा इम्तिहान था लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का। सब ये समझते हैं कि आटा गुथा हुआ है, रोटी बेलो, तवे पे डालो और खा लो। ऐसा नहीं है। हम राजनीतिज्ञों को भी समय, अपने वर्कर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी को, सही दिशा को, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने अगर कहा कि कोशिश करिए कि भले ही रिजर्वेशन 27% नहीं आया है, लेकिन हमको 27% रिजर्वेशन देना। इतने कम समय में इन सब चीज़ों में देखकर और आगे बढ़ना बड़ा ही पेचीदा प्रश्न था। किंतु मां नर्मदा की कृपा, कांग्रेस के बुजुर्गों का आशीर्वाद और माननीय कमलनाथ जी की एक दिशा, जिसके तहत समूचा कांग्रेस जन जुट गया, लग गया, और हम बहुत तेज़ी से अग्रसर हैं ताकि सब चीज़ें समय सीमा में निपटा दें, कर लें। देखिए, जब से कमलनाथ जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, वो लगातार सर्वेस करवाते हैं, बहुत सारे सर्वेस कराते हैं। मतलब एक ही सर्वे जो रहता है, एक ही चीज़ का सर्वे वो 2-3 कंपनियों से कराते हैं। रिजल्ट्स भी कई बार जो है, जो सर्वे के जो आता है उसमें कांग्रेस के फेवर में आता है, लेकिन जब परिणाम आते हैं चुनाव के तो उसमें देखा जाता है वो सर्वे के विपरीत होता है, और जो मार्जिन होता है हार और जीत का, वो भी बहुत बड़ा आ जाता है। और ये सर्वे को लेकर पिछले दिनों कई कंट्रोवर्सीज भी हुई। अब बार बार ये प्रश्न चिन्ह लगता है कांग्रेस के ही नेता कार्यकर्ता कि ये सर्वेस कराने क्यों कराए जा रहे हैं। सर्वेस इस वक्त बहुत ही, उस पर बहुत ही क्वेश्चन मार्क है। मेरा इस मामले में व्यक्तिगत दूसरा नजरिया है। व्यक्तिगत जी, दूसरा नजरिया है। ठीक है। सर्वे सभी पार्टियां करवाती हैं, हम भी करवाते हैं, लेकिन जो सामने वाली पार्टी सर्वे करवाती है वो इंगित कर लेती है कि उनकी किस बूथ पे क्या स्थिति है, कितने % वोट मिलने हैं, कितने लोग वोट करेंगे, कितने घर के नहीं करेंगे, सब चीजें निकल आती हैं। वो तदनुसार मत मशीन में सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए सर्वे करवाते हैं, ताकि उनको ये लगे कि देखिए हमने सर्वे करवाया। उनको खामियां मिल जाती हैं कि हमारी कमजोरी कहाँ है, और उनको वहीं एडजस्ट करने में फ़ायदा हो जाता है। और लोग ये समझते हैं मध्यावधि मिडिल चुनाव में, अरे यार इतना गैप, इतनी वोटों का गैप, वो गैप और कोई कारण नहीं है। मैं छोटा सा उदाहरण दूं, विधायक गए, कोई ऐसा गोल्ड मेडल का काम करके नहीं गए थे
कि जनता उनको हाथों हाथ वाहवाही तालियों से पूरा स्टेडियम गूंज जाए, ऐसा करके नहीं गए थे, कुछ ब्लॉट लगा के गए थे। एंड हाउ कम दे, वो कैसे 50, 54, 64 हजार से जीत रहे हैं? ये मिरेकल कैसे? ये सिर्फ जो मेरा व्यक्तिगत सोच है, सर्वे सिर्फ सामने वाले इसलिए करवाते हैं कि मेरी खामी कहाँ है और कौन सी मशीन को मेरे को दुरुस्त करनी है। ये पलट हो गया। ये तो आपने बात की ये बीजेपी उनकी, अब की। हमारी, हाँ, कांग्रेस अब हमारी, हाँ, हमारी ये हम सर्वे करवाए, अब हमारे पास वो मशीन के हुनरबाज नहीं है। तो हमको खामी तो पता चल जाती है, लेकिन वो सेटिंग नहीं हो पा रही है। प्रॉब्लम इज दैट। तो इसलिए हमारे कई जगह सर्वे फेल मान जाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत सोच ठीक है, सर्वे फेल की बात नहीं कर रही, और उसके साथ जो कांग्रेस के अंदर अंदरूनी ही जो क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं कि ये सर्वेस कराने से कोई फायदा नहीं है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नेता ही उठा रहे हैं सवाल। नहीं, देखिए बहुत मोटी बात है। एक जिले में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग सपोर्टर हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसी विधि तो निकाली जाएगी, क्योंकि जो आता है वो बोलता है मैं जीत रहा हूं, हारता कोई नहीं है, तो अब कोई विधि तो निकाली जाए। तो कोई एक सर्वे नहीं, 2-2, 3-3 सर्वे करवाते हैं कमलनाथ जी। वो भी संतुष्ट होना चाहते हैं कि भाई अगर आप लोग नाम दे रहे हैं, चलिए हम आपका नाम फीड करे दे रहे हैं, जो यथार्थ होगा वो निकल के आ जाएगा। अब 19-20 तो कहीं कहीं हो ही जाता है, तो उसमें वो नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कितनी मुस्तैदी से हर उस कार्यकर्ता के नाम को आने पर सर्वे में डालते हैं, भले उसका 1% का ही सर्वे क्यों ना आ रहा हो, लेकिन वो ये देख लेते हैं कि भाई ये ऐसा है, और उसी तारतम्य में गाड़ियां आगे बढ़ती हैं। कम से कम इसके कारण से मूल फुटौल नहीं होती। अभी तो इतने हाथापाई की नौबत आ गई थी। देखो, इसको हम उस चीज से न देखें। मेरा मतलब है नेताओं में चर्चा कीचड़ वो नहीं होती है। अब आप देखिए, जो 6 नेता हैं, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी एक समिति बनी है। पूरे मंत्रिमंडल और उन नेताओं की फिर एक समिति बनी है। फिर सभी विधायकों की मीटिंग होती है हर महीने। तो कहीं ना कहीं ये जो सामंजस्य बन चुका है, इसमें सभी का, सभी नेताओं का अपना अपना सोच समाहित हो गया और सभी लोग पार्टी के लिए एक हो गए। कम से कम ये बहुत ही अच्छा दिशा सूचक है। कांग्रेस एक हो गई है। अरे भाई, आप ही प्रेस वाले आजकल छापते ही नहीं है कि कौन क्या हो गए। सब बोल रहे हैं कि सब बढ़िया है कांग्रेस में सब। अच्छा। हाँ, वो आप देख लो 3 महीने 4 महीने से किसी एक, नहीं तो कोई ना कोई इतनी सी चुल्लट छाप देता था। अब तो सब बंद है ना। अब तो दिक्कत ये हो रही कि वहाँ वो नरोत्तम जी क्या कर रहे हैं और वो भूपेंद्र जी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो ऊपर से वो हमारे वो आए अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो क्या हो रहा है उनके में, किसका पोस्टर लगा, किसका होर्डिंग नहीं लगा, ऐसा है। मतलब बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया इन दिनों, ये कह रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, बीजेपी की अपनी स्टाइल है काम करने की, क्योंकि वो संघ के माध्यम से करती है। कांग्रेस की अपनी स्टाइल है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में भाग लेना और उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के माध्यम से कांग्रेस को चलना। ये दोनों अलग अलग धुरियां हैं। उनकी धुरी अलग है, हमारी धुरी अलग है। हम लोग अपनी धुरी पे चल रहे हैं, वो अपनी धुरी पे चल रहे हैं। तो उनको हम अपने रंग में नहीं बोल सकते हैं। वो अपने रंग में खुद जाने क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका सोच, उनकी विषय वस्तु, उनकी नैतिकता अलग है। हमारी सोच, हमारी विषय वस्तु, हमारी नैतिकता, हमारे सिद्धांत अलग हैं। बीजेपी में बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स चले गए। अब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, और बीजेपी बार बार बात भी करती है कांग्रेस मुक्त देश की, क्योंकि हमें देश को कांग्रेस से मुक्त करना है। तो क्या बीजेपी में जैसे जिस तरह से ये सारे नेता गए हैं, फिर वो आगे ही बढ़ रहे हैं, दोबारा चुनाव जीत गए, मंत्री भी बन गए, सब हो गया, तो ऐसे में आप चूंकि इतने वरिष्ठ नेता हैं, क्या सोचते हैं बीजेपी में फिर क्या होगा? बीजेपी की अंदरूनी जो उनके अंदर का जो उनकी जो पार्टी है, उसमें वो क्या
अभी तो ले लिया, सत्ता में आ गए, उनको मंत्री पद मिल गया, लेकिन आगे इसका फार रीचिंग इफेक्ट क्या रहेगा? राम जाने। जब वो आयतों को ही लेते जा रहे हैं और उनकी पार्टी में बहुतायत कांग्रेस जनों की होती जा रही है, तो फिर वही बात आ जाती है, कहाँ नैतिकता, कहाँ सिद्धांत और कहाँ उनकी पार्टी की नीति। अगर वो उस पर ध्यान रखते तो सिर्फ हमें सत्ता हासिल कैसे करनी है इस पे ध्यान नहीं देते। वो ध्यान देते कि नहीं, हमको अपने सिद्धांतों पे अडिग रखना है। लेकिन वो उससे ढुल गए, उनने अपना घड़ा खुद फोड़ लिया। हमारे इतने लोग चले गए, आज ऐसा लगता है जैसे 50% तो हम लोगों के चले गए। तो उनके जो सीनियर लीडर्स हैं, जो 3-3, 4-4 बार से विधानसभा जीत के आ रहे थे, उनका क्या हश्र होगा ये उनकी पार्टी जाने। जब ये जो सत्ता परिवर्तन उस समय चल रहा था, इतना सब कुछ हो रहा था, बैंगलोर में सारे ये विधायक थे, आपके ऊपर भी उस समय बड़ा फोकस था क्योंकि आप उस समय अध्यक्ष थे विधानसभा के, तो कई आप पर भी वो हो रहा था कि आप जो है उन लोग की बात सुन लें। यहाँ से कांग्रेस का अलग दबाव था, बीजेपी का अलग दबाव था। एक और उस बीच में एक था कि आपको भी ऑफर था बीजेपी जाने का, लेकिन आप नहीं गए। देखिए, ये तो अपने अपने मन, कर्म और वचन पर निर्भर करता है। कुछ लोग जो स्वयं निर्णय न लेते हुए किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर निर्णय ले रहे थे, जो गए। अब ये तो वो सोचे, मैं अपने आप में खुद सोच रहा था, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं सनातन धर्म की धर्म ध्वजा लेकर चलने वाले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का मैं शिष्य, तो मुझे कोई ना कोई चीज़ें तो विचार में लानी पड़ी होंगी, मेरे को विचार करना होगा। तो ये तो अपना अपना सोच है कि हम नैतिकता के दायरे में रहें, सिद्धांतों को निभाएं या ना निभाएं। आपको आपकी चीज़ मुबारक, मुझे मेरी चीज़ मुबारक। मन बिल्कुल नहीं डिगा। क्यों? बिल्कुल नहीं डिगा भाई, जब 1998 में मैं बिजली मंत्री था, मेरी टिकट कट गई, तो मेरा तो दिल वहां मजबूत हो गया। 1990 में मेरी दूसरी बार टिकट कटी, 85 में पहली बार मिली, विधायक बना, और कम उम्र में 90 में टिकट कट गई। तो देखिए, ऐसा है, सबका दिल अपना अपना होता है और सबका मन अपना अपना होता है और सबके अपने अपने सोच होते हैं। तो मेरी बात का ध्यान रखिए, इनमें से जो गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनने स्वयं निर्णय नहीं लिया, किसी दूसरे के कहने पे खुद का निर्णय लिया। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन सामने जो था आपके, वो सत्ता में, मतलब सत्ता थी, पैसे थे, पद था, और जिस तरह से अभी देश में है कि सब जगह बीजेपी का ही परचम लहरा रहा है, तो आपके मन में नहीं आया कि? मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही। हाँ। मैं अगर किसी से प्यार करूं तो ये मेरे अंदर की बात है, अगर मैं कोई निर्णय लूं तो ये मेरे अंदर की बात है। मैं किस आराध्य को मानूं, इतने दई देवताओं में, ये मेरे अंदर की बात है। मेरा कौन देवता या कौन देवी, कुल देवी या देवता है, ये मेरे पूर्वजों की बात है। तो जब मेरे अंदर की बात है तो ये सार्वजनिक करने की बात ही नहीं है। इसको अंदर ही रहने दीजिए। चलिए, नहीं, आपका मन नहीं डिगा, ये तो ठीक, बिल्कुल सार्वजनिक देख लीजिए आप। ये तो दिख ही रहा है, आप कांग्रेस में हैं इस वक्त, जो है काफी वरिष्ठ हैं। मैं जानता था मुक्ता जी ये प्रश्न किसी न किसी दिन मेरे से करेंगी। हाँ, लेकिन आपने जवाब भी बहुत अच्छे से गोल मोल दिया। कमलनाथ, दुनिया गोल है तो मेरे जवाब कैसे त्रिकोण हो सकते हैं? बिल्कुल। ये देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी है, उनके जो वर्किंग जो स्टाइल है उस पर बहुत प्रश्न चिन्ह लगता है।
बीजेपी या अन्य जो भी है, ये जो लोगों का सोच है वो ये है कि जब 2018 में 15 साल की वनवास खत्म होकर आपको सत्ता मैं तो मिली, ये वो नहीं जानता संभाल हूं, पाए, तो आपने उनको फिर से दूसरों पर हाँ छीटा कसी करना बड़ा आसान है राजनीति में, लेकिन खुद के कृत्य, खुद के काम करने का तरीका और उसको सोचकर और हम किसी दूसरे पे टिप्पणी करें, नहीं बाबा, रुक जाओ। पहले आप अपनी भावनाएं, आप अपने कार्य करने की स्टाइल और अपनी सोच को दूसरों के ऊपर न ढालें। अब आप नेगेटिव तो बोलते हो, नकारात्मक न, कभी सकारात्मक उस व्यक्ति के बारे में सोचा? आज वो व्यक्ति इतनी भीड़ भरी चुनाव की रणनीतियों में, चाहे नगर पालिका चाहे पंचायत में, आज उनके हाथ में जो हम वो लगा देते हैं ना, जिसमें ड्रिप लगती है, लगी हुई है, मीटिंग ले रहे हैं, कमरे में बैठे हैं, बोतल चढ़ रही है, बट ही इज वर्किंग। इस सकारात्मक दृष्टिकोण को कौन समझेगा? वही जान सकता है जो ऐसी पीड़ा झेलते हुए भी, अपने आप को पीड़ा में ढालते हुए भी और अपने वर्कर्स, कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए जो काम करे। ये जरा बिरले व्यक्तित्व होते हैं, नहीं, ये बहुत उनमें से अच्छी एक वो हैं। जी, ये तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जो बताया कि वो ऐसे परिस्थितियों में भी वो जो है काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल उठता है, जो बीजेपी जो सवाल बार बार उठाती है, वो ये कहती है कि जो जनता ने सत्ता दी थी उसको आप लोग वो नहीं संभाल पाए, फिर से आपने उनको फेस प्रोजेक्ट कर दिया है 2023 का। जनता ने हमें दिया था, लेकिन जनता ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये लोग जनता की सत्ता पैसों से खरीद के हथिया लेंगे। जनता ने कभी ये नहीं सोचा था। जनता ने लोकतंत्र के तहत निश्चल निष्कपट से कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन राजनीतिज्ञों ने पैसे की दम पे जनता की वो वोट खरीद ली। फिर जो इतने सारे अभी चुनाव हुए जो अन्य राज्यों में, उसमें क्यों नहीं जनता ने जवाब दिया? वहां भी तो बीजेपी जीती। एक सीधा उदाहरण है उत्तर प्रदेश में, इसके पहले चुनाव में जितने विधायक जीते थे वो कितने हजारों हजार वोट से जीते थे, और इस बार जो विधायक जीते 100 के ऊपर, लगभग 100 के ऊपर ऐसे हैं जो कुछ हजारों से जीते या सैकड़ा से जीते। इसका आप लोग क्यों नहीं मंथन और चिंतन करवाते? मतलब वो ईवीएम को नहीं मैनेज कर पाए, क्योंकि अभी आप कुछ देर पहले आपने कहा ना कि ईवीएम 100%। देखिए, उनका मैनेजमेंट सर्वे सिर्फ वो इसलिए करवाते हैं कि उनको प्रश्न का उत्तर मिल जाए कि ईवीएम की को कौन कौन से बूथ पे मैनेज करना है, कौन से बूथ पे नहीं करना है। ये बहुत बड़ा खाका है। ये जो बैठे हुए हैं ना कंप्यूटर के ऊपर, इनको तो सब चीज़ें मुहैया करवा दी जाती है ना। 4 बार के ये रिजल्ट रहे, ये बार के ये रिजल्ट रहे, यहाँ पे ये रिजल्ट रहे, अब यहाँ पे ये करने। अब तो मैं ये बोलूँ वहाँ पे सबको जिता रहे थे, इमरती देवी को क्यों हरा दिया? क्या प्रश्न है आपके पास? उत्तर है इसका? वहाँ सब लोगों को जिता रहे थे और वहाँ सिर्फ 8,000 10,000 से जीत रहे थे। कहाँ? ग्वालियर और चंबल कितने से? 4,000 5,000 6,000 8,000। अब मैं यहाँ से बड़वानी से लेके सावेर और सावेर से लेके सांची, सांची से लेके सुर्खी और बड़ा मरेरा, अनूपपुर, यहाँ पे क्या हो गया कि लोग 40-40 हज़ार से जीत रहे हैं। इस अंतर को कैसे समझोगे आप? समय वही, मुद्दे वही, राज्य वही, लेकिन ये जो अंतर हुआ इसका जवाब कोई दे पा रहा है? चलिए, आपने कहा कि ईवीएम को ये मैनेज करते हैं, तो फिर जो अन्य राज्य में जो अलग जो जीत जाती बाकी पार्टियां, वो कैसे? ये भी आपके ब्लैक बोर्ड को डस्टर से साफ करने के लिए है। इनका मूल उद्देश्य है देश। अब अगर कुछ चुनाव में वो अगर दूसरों को न जिताएंगे, कांग्रेस को छोड़कर, कहीं आपको, कहीं बंगाल में, इनको छोड़कर उनको जिता देंगे, ताकि आम जनता के मन मस्तिष्क में ये बैठ जाए कि नहीं यार, मशीन में कुछ नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। ये बड़ा दूर का गेम है इनका।
इसलिए वेस्ट छोड़ दिया बंगाल- ताकि वेस्ट बंगाल- देश की नजरें लग जाएं हाँ। कि निष्पक्ष हैं। वेस्ट बंगाल में पूरी उन्होंने ताकत झोंक दी थी। ताकत झोंकी दिखाने के लिए। हाँ, और फिर जिता दिया ममता बनर्जी। नहीं, जिता नहीं दिया, वहां उनने मैनेजमेंट किया नहीं, अच्छा, क्योंकि वो डंडे चला रही थी। दुर्गा थी उस समय वो। तो ये इतना बढ़िया दिमाग के अंदर बुद्धिजीवियों से लेकर सबको प्लॉट कर देते हैं कि नहीं यार, अगर हम लोग मैनेजमेंट कर रहे होते तो वो वहां क्यों जीत गए, वो वहां क्या जीत गए। लेकिन उनकी मनस्थिति तो समझिए कि वहां की तात्कालिक वातावरण कैसा था उस राज्य का, दूसरे राज्य का तात्कालिक वातावरण कैसा था, ये सब आपको विचार करना पड़ेगा। अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग रहस्य, तो सब जगह के निचोड़ भी अलग अलग निकलते हैं। चूंकि आप कांग्रेस से इतने सालों से जुड़े हैं, इतने वरिष्ठ हैं आप, कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है मध्य प्रदेश और सेंटर की भी हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है ठीक है? क्योंकि किस मायने में? क्योंकि कांग्रेस में ही कई बड़े लीडर्स जो हैं वो अब ये सवाल करने लगे हैं कि गांधी परिवार को हट जाना चाहिए, जितने भी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है कांग्रेस से, तो शायद कांग्रेस रिवाइव हो जाए। मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं सुना कि कोई कांग्रेसी बोला। एक नाम बताए कोई कांग्रेसी का कि जिसने ये बोला हो। कपिल सिब्बल नहीं बोला था, अब नहीं, तो वो नहीं, छोड़ कपिल गए। सिब्बल ने अपनी खुद की व्यक्तिगत बोली थी, उसने कांग्रेस की नहीं बोली थी। नहीं, कई नहीं, वरिष्ठ कोई मंत्री- व्यक्तिगत बोले अलग बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हु इज दैट कांग्रेसमैन जिसने ऐसा उनके लिए बोला? नो वन। आपको नहीं लगता देखो, कि जो रेंज है वो किसी और को, बड़े लीडर देखिए, को? एक्चुअली इस भारत में अभी भी लोग दशरथ को जान रहे हैं, राम को जान रहे हैं, ठीक है ना। और हम कांग्रेसी एक परिवार के उस नेतृत्व महिला को जान रहे हैं जिन्होंने एकता अखंडता के नाम पे अपने आप की बलि दी। एक नौजवान जिसने इस देश की ही खातिर अपने आप को निछावर किया। हम वो सब चीज़ें भूल जाएं, और जो पार्टी वाले इसका सगुफा पूरे देश में छोड़ रहे हैं, उनकी पार्टी में तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। इन सब चीज़ों को पर्दा डालने के लिए कुछ ऐसा रंग दो, कुछ ऐसा रच दो ताकि लोग बाग उस पर प्रश्न करने लगें, उस पर कुछ भी विचार करने लगें और मूल बात को भूल जाएं। ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। ये आपके फेस तो हो गए कांग्रेस में, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, 2023 के कमलनाथ हैं। बीजेपी में लग रहा है क्या रहेगा? भाई, मैं दूसरे घर की चिंता क्यों करूं? मेरे को वही तो एक है, आपको ऑपोजिशन नहीं, है ना? नहीं। ऑपोजिशन कितना भाई, स्ट्रांग है, opposition वीक में- है, ये इंपॉर्टेंट है ना जानना। अरे भाई, वहां बहुत सारे नेता हैं, पर पता नहीं क्यों दबे कुचले बैठे, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े स्टार वर्ल्ड्स हैं वहाँ, 4-4, 5-5 बड़े नेता दिल्ली में बैठे हैं, चाहे कैलाश जी हों, चाहे तोमर जी हों, चाहे कैलाश जी हों, चाहे बड़े बड़े नेता हैं ना। यहाँ भी है, यहाँ भी हैं, BD शर्मा जी हैं, नरोत्तम जी हैं, गोपाल जी हैं, भूपेन्द्र जी हैं, बड़े बड़े हैं। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को डिक्लेयर किया जाए फेस, यार, मेरे से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न कर ही क्यों रहे हो? कांग्रेस का अपोजिट है ना, होंगे, opposition है ना बीजेपी। अरे होंगे, ये उनको तय करना है, ये उनको तय करना है भाई। अब अगर उनको मामा ही पसंद है तो उसमें आपको हमको क्या दिक्कत है? चलिए मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं। इन दिनों राजनीति में आप देख रहे हैं आदिवासी और ओबीसी आरक्षण, ये मुद्दे पे राजनीति इर्द गिर्द घूम रही है। देखे, इवेंट, आप लोग जान रहे हैं ना, ये लोगों का काम है इवेंट बनाना और उसमें बहुत सारी राशि जाया करना, और वो ओरा फेंक कर जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बना देना, और जो मुद्दा है उसको साफ कर देना। उदाहरण के तौर पर आप आदिवासी और इनकी बात कर रहे हैं, लेकिन उन आदिवासियों को महंगाई का क्या बोझ झेलना पड़ रहा है, इस पर बात नहीं कर सकते आप। उन आदिवासी या पिछड़ा वर्ग को कितने रोजगार मिल रहे हैं, उस पर आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि मुद्दा घुमा के पटक दो, मुद्दा घुमा के पटक दो। महिलाएं गैस की टंकी कितने में ले रही 1000 रुपए में, उस मुद्दे से घुमाना है तो दूसरा मुद्दा पटक दो।
एक आखिरी सवाल पूछूंगी। अभी जेपी नड्डा जी आए थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट यहाँ पे कह के गए हैं भोपाल में कि जितने भी नेता पुत्र हैं वो वेलकम है, वो पार्टी का काम करें, लेकिन टिकट की उम्मीद बिल्कुल ना रखें, क्योंकि बीजेपी में टिकट जो है कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। देखते हैं उन्होंने जो घोषणा की है उसका कितना अमल करते हैं, ये देखेंगे। आप भी समय है, मैं भी, अपन देखेंगे कितना अमल करते हैं वो। आपको लगता है ये फॉलो हो पाएगा? मैं देखूंगा कितने अमल करते हैं आप, फिर अपन दोनों मिलेंगे, फिर अपन दोनों इस पे विश्लेषण करेंगे कि बोले क्या थे, हुआ क्या और क्या हो रहा है, अपन दोनों विश्लेषण करेंगे। चलिए, जाते जाते आप कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों को? तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, समय समय पर आप आते हैं, विषय उठाते हैं, उत्तर आते हैं। आपका चैनल सार्वजनिक जीवन उपयोग के लोगों के लिए अच्छा बने, सार्थक बने, यही मैं सिर्फ आपकी चैनल को शुभकामनाएं देता हूँ। आपने स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया, इतने विस्तार में हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुक्ता जी। तो दर्शकों, इस बार का एपिसोड बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।